आपका दोस्त राजेश रजने, अवेयरनेस स्पीकर, जो आपको जानना है ज़रूरी चैनल के माध्यम से ये बताता हूँ कि क्या चीज़ आप करें और क्या ना करें जिसके कारण आप किसी भी उलझन में ना पड़ सकें। आज का मेरा जो टॉपिक है वो है सेल ऑफ एग्रीमेंट, जिसे हम हिंदी में कह सकते हैं बयाना चिट्ठी, इकरारनामा। आपको ये पता होना चाहिए कि जब भी आप किसी भी प्रॉपर्टी को खरीदने जाते हैं, बहुत सारे लोग इतनी सारी गलतियां कर लेते हैं, वो सही जानकारी नहीं होने के कारण, जिसके कारण उन्हें एक तो बयाना की राशि जो होती है उस राशि से हाथ धोना पड़ जाता है। दूसरी बात ये होती है कि कहीं ना कहीं उन्हें पता नहीं होता है कि जो वो संपत्ति ले रहे हैं वो संपत्ति सही है या नहीं है, और वो उस बयाना चिट्ठी के में जो रकम देते हैं वो रकम कहीं ना कहीं डूब जाती है। तो क्या सावधानी रखनी चाहिए हमें और क्यों जानना ज़रूरी है आखिर इस बयाना चिट्ठी के बारे में? चलिए आइए मैं अपने चैनल पे आपको सारी जानकारी देता हूँ कि आखिर ये बयाना चिट्ठी क्यों ज़रूरी है और इस बयाना चिट्ठी को करने से पहले हमें कौन कौन सी सावधानी बरतनी चाहिए जिसके कारण हमारा नुकसान ना हो सके। तो आज मैं आपको बताता हूँ, बयाना चिट्ठी हमेशा जब भी हम कोई संपत्ति, चाहे वो खेत हो, चाहे वो मकान हो, चाहे वो प्लॉट हो, ऐसा किसी भी प्रकार का जो संपत्ति होता है उसको खरीदने के लिए हम क्रेता और विक्रेता मिलकर एक बयाना चिट्ठी करते हैं, जिस बयाना चिट्ठी के आधार पर यह सौदे को तय किया जाता है कि ये जो संपत्ति है मैं इसे खरीद रहा हूँ और सामने वाला जो विक्रेता है वो कहता है मैं इस संपत्ति को बेच रहा हूँ। तो जब भी आप संपत्ति लेने का सोचें तो उससे पहले आपको कुछ चीज़ें हैं जो जानना ज़रूरी है, वो चीज़ सबसे पहले करवाएं। सबसे पहले आपको याद रखना है कि जो संपत्ति आप ले रहे हो, जिस भी व्यक्ति या जो विक्रेता है उससे जब आप संपत्ति लेने जाते हो तो सबसे पहले उनसे आपको दस्तावेज मांगने हैं। वो दस्तावेज क्या क्या है? सबसे पहले उनकी ऑनरशिप डीड, जो मालिकाना अधिकार होता है, उस चीज़ को आपको उनसे मांगना है कि भाई ये जो संपत्ति है आपके पास जो आई है, ये संपत्ति का प्रमाण आपके पास होगा जिसको हम कहते हैं रजिस्ट्री, या फिर हो सकता है कि अगर कोई पैतृक संपत्ति है तो उसके लिए होती है बही। तो ये दोनों चीज़ें आप उनसे मांगिए। सबसे पहले इकरारनामा बयाना चिट्ठी करने से पहले जो दस्तावेज लग रहे हैं मैं उसकी बात कर रहा हूँ, ये दस्तावेज आप उनसे मांगिए। बयाना चिट्ठी से पहले आप उनसे रजिस्ट्री की कॉपी मांगेंगे, या बही हो तो बही की कॉपी मांगेंगे, और उनके नाम पे जब प्रॉपर्टी चढ़ी है तो उसका म्यूटेशन होता है, खसरे में उनका नाम आता है, उस खसरे की कॉपी मांगेंगे। अगर वो परिवर्तित भूमि है तो एक डायवर्शन ऑर्डर का कॉपी होता है, वो मांगेंगे। अगर वो अपरिवर्तित भूमि है तो आप उनके खसरे में कृषि भूमि जो लिखा होगा वो खसरा मांगेंगे। ये चीज़ आपको उनसे सबसे पहले मांगना है। जब भी आप किसी इंडिविजुअल यानी व्यक्तिगत रूप से किसी से संपत्ति खरीद रहे हो तो ये आपको उनसे दस्तावेज मांगना है। उसके बाद में उन्होंने जो टैक्स, जो संपत्ति वो कहीं अगर टैक्स की कैटेगरी में है, अगर वो नगर पालिका में है, ग्राम पंचायत में है, तो उसकी जानकारी आपको, उसकी टैक्स रसीद मांगना है कि आपने इसका जो भी भार है वो भार मुक्त करने के लिए आपने पूरा टैक्स भरा है या नहीं। ये सारे दस्तावेज आप बयाना चिट्ठी करने से पहले उन संपत्ति मालिक से मांगेंगे। उसके बाद में आप इन सारे दस्तावेज को अगर वो देने से मना करता है तो बिल्कुल आप सौदा ना करें, क्योंकि हो सकता है कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ी होगी जिसके कारण वो आपको अपनी संपत्ति के मूल दस्तावेज दिखाने में या उसकी फोटोकॉपी देने में आनाकानी कर रहा है। तो आपको ये हमेशा याद रखना है। दूसरी चीज़, जब ये संपत्ति के कागज़ आपको देता है तो आप, छोटी सी राशि होती है, किसी भी वकील के पास जाकर इस संपत्ति का निरीक्षण करवाने के लिए, सर्च रिपोर्ट बनवाने के लिए उसे शुल्क देके सबसे पहले आप सर्च रिपोर्ट करवाएं। बिना सर्च के किसी भी तरह की संपत्ति का लेन देन ना करें, इससे आपको बहुत भारी नुकसान हो सकता है भविष्य में, क्योंकि आपको आज वो जो मालिक है वो दिख रहा है, लेकिन इससे पहले की जो जो ट्रांसफरिंग हुई है उस प्रॉपर्टी को लेके जो जो लेन देन हुआ है या किस किस के पास आज तक वो संपत्ति रही है, इसको जांचना आपके बस में नहीं है। ये जो रिकॉर्ड रूम में जो इम्पैनल होता है वो जाकर सर्च रिपोर्ट बनाता है, तो इसका एक छोटा सा शुल्क होता है जहाँ तक 2000 से लेकर 3500 रुपये। तो आप अपनी इतना बड़ा सौदा करने जा रहे हैं, 5 लाख, 10 लाख, 50 लाख, 1 करोड़, तो उस सौदे के लिए एक छोटी सी राशि, ताकि आपको वो जो सौदा हो रहा है उसमें किसी भी तरह का फ्रॉड ना हो सके, कोई उसमें कंसेंट छुपी ना हो, किसी भी तरह से वाद विवाद की परिस्थिति उसमें ना बनी हो, कभी इस पे किसी तरह का मामला दर्ज ना हुआ हो, वो किसी बैंक के अंदर में प्रॉपर्टी गिरवी ना रखी हुई हो, इस सब की जानकारी एक इम्पैनल आपसे एक छोटी सी जो राशि होती है वो लेकर उसकी सर्च करवाकर आपको उस प्रॉपर्टी को क्लियर करवा कर देता है। तो आपको ये याद रखना है कि बयाना चिट्ठी से पहले आपको ये काम करना है, उसके बाद ही आपको बयाना चिट्ठी करवाना है।
बयाना चिट्ठी के अंदर में क्या मूल होता है, जिसके कारण आप उस बयाना चिट्ठी के अंदर में वो सारी बातें लिखवाएं, जिससे कि बैंक में अगर आप ऋण लेने जा रहे हो तो वो आपको काम आ सके, या फिर आप दस्तावेजों में इतना परिपूर्ण हो जाएं कि अगर मान लो कभी वो दस्तावेज आपको कोर्ट में पेश करने पड़े, या कभी आपको आपने बयाना दिया उसको डुबाने जा रहा है या अपना सौदा वो कैंसिल कर रहा है, तो वो ऐसा प्रमाण हो जिससे कि आप अपनी रकम जो बयाना चिट्ठी में लिखी है वो वापस ले सके। उसके लिए दो तरीके हैं, या तो आप जो पूंजी है जो संपत्ति है उस संपत्ति का वैल्यूएशन के हिसाब से एक रजिस्टर्ड एग्रीमेंट कराएं, जो कि रजिस्ट्रार ऑफिस में होता है। वो बहुत अच्छा है, ऑप्शन है। अगर आपने रजिस्टर्ड एग्रीमेंट किया है तो वो कभी बदल नहीं सकता है, और इसमें जो भी स्टैम्प ड्यूटी आप देते हो जब वो रजिस्ट्री करवाने आप जाते हो तो वो वापस भी हो जाता है। तो सबसे अच्छा ऑप्शन तो यही है कि रजिस्टर्ड एग्रीमेंट अगर कर रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा। और नहीं तो कई कस्टमर ऐसे भी होते हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ स्टैम्प पे लिख के देना चाहते हैं, तो आप कम से कम मूल रकम का 0.25 की राशि का स्टैम्प पेपर लेकर उस पर नोटरी करवाएं, या 1000 रुपये से ऊपर का ही स्टैम्प पेपर लेकर नोटरी करवाएं, और उसमें 2 विटनेस कंपलसरी रखें। आप जो संपत्ति है उस संपत्ति का विवरण पूरा की पूरा, उसके अंदर खसरा नंबर मेंशन होना चाहिए, रकबा मेंशन होना चाहिए, पटवारी हल्का नंबर मेंशन होना चाहिए, बहला हल्का नंबर मेंशन होना चाहिए, जो विक्रेता है उसका आधार कार्ड पैन कार्ड का नंबर मेंशन होना चाहिए। जो संपत्ति का मूल्य आपने लिया है वो सिर्फ चेक के माध्यम से ही आप उसे पेमेंट करें, कैश का लेन देन बिल्कुल ना करें। अगर वो कैश का लेन देन करते हो तो वो मान्य बैंक भी नहीं करेगा, और आने वाले समय में कोर्ट भी उसको मान्य नहीं करेगी। तो चाहे छोटे से छोटा लेन देन हो, अगर आप संपत्ति ले रहे हैं तो उसमें जो लेन देन होगा वो चेक या डीडी के माध्यम से आपको करना है, ये याद रखिए आप। दूसरी चीज, अगर वो जो एग्रीमेंट बना है उसके अंदर आपने चतुर्सीमा नहीं डाली संपत्ति का, सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि जब भी आप कोई संपत्ति को ले रहे जा रहे हैं तो उसका आइडेंटिफिकेशन होने के लिए उसका डिमार्केशन होना जरूरी है। आप उसकी 4 बाउंड्री जरूर उस बयाना चिट्ठी, इकरारनामा, सेल ऑफ डीड में जरूर डलवाएं। जो 4 बाउंड्री होती है उसमें आपको बता दूं उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, ये चारों चीजें आपको मेंशन कराना बहुत मैंडेटरी होती है। 2 विटनेस हमेशा जेन्युइन, एक आपके तरफ का विटनेस हो, एक सामने जो विक्रेता है उसका विटनेस हो। इस तरह से दोनों के विटनेस उस जो बयाना चिट्ठी है या सेल एग्रीमेंट है उसमें होना बहुत जरूरी है। पूरा विवरण जरूर लिखवाएं। बयाना चिट्ठी में किसी भी तरह की कोई भी चीजें छूटनी नहीं चाहिए, क्योंकि ये बयाना चिट्ठी आधार होता है आपके बैंक ऋण के लिए या आपकी आगे संपत्ति को जो आप रजिस्ट्री करवा रहे हैं उसके लिए। तो ये मैंने बताया आज आपको कि बयाना चिट्ठी जब भी आप संपत्ति को खरीद रहे हैं तो सबसे पहले संपत्ति के पूरे पेपर को जांचें। जांच करवाने के लिए आप किसी भी इम्पैनल वकील के पास जाके उस संपत्ति के दस्तावेजों को पूरी तरह से जांच करवा लें। उसके बाद ही किसी भी तरह के सौदे की राशि या बयाना चिट्ठी की राशि 5000, 10,000 देवें। शुरुआत में आप कभी भी अधिक रकम ना दें। अगर आपने अधिक रकम दे दी और मान लीजिए सर्च रिपोर्ट में किसी तरह का ऑब्लिगेशन आ गया या किसी तरह का भार आ गया या किसी भी तरह की कोई ऐसी परेशानी, क्या होता है कि कई बार एक संपत्ति में 2-3 लोगों के नाम होते हैं, किसी भी तरह से फ्रॉड हो सकता है, उनकी कंसर्ट नहीं ली जाती है, आपको रजिस्ट्री कर दी जाती है। तो ऐसी चीज़ों से बचने के लिए मैं आपको ये वीडियो जो मैं बना रहा हूँ ये इसीलिए बना रहा हूँ कि कई लोगों के पैसे इस तरह से डूब चुके हैं। वो लोग ये सारी जानकारी उन्हें पता नहीं होती है कि जब हम बयाना चिट्ठी कर रहे हैं या संपत्ति ले रहे हैं तो हमें क्या क्या दस्तावेज उनसे लेने होते हैं। हम ये सोचते हैं सस्ती संपत्ति मिल रही है तो चलो इसे ले लेते हैं, पैसे पहले दे देते हैं, बाद में आपको उसका हर्जाना भुगतना पड़ सकता है। तो लालच में आके, लोभ में आके किसी भी तरह की संपत्ति का सौदा ना करें, उसकी पूरी जांचें परखें, उसके बाद ही जाके आप उसका सौदा करें। क्योंकि ये बहुत आपकी मेहनत की कमाई, एक बहुत गाढ़ी कमाई जो होती है वो एक मकान में लगती है। चाहे शादी कर लो चाहे मकान बना लो, बात एक ही है। जब हम शादी करने के लिए निकलते हैं तो 10 जगह जाकर रिश्ते की बात करते हैं, लड़की देखते हैं, तो इसी तरह से मकान भी होता है। ये मकान जो हमारा सपनों का घर होता है, इसके अंदर में एक बहुत बड़ी रकम लगने वाली है। अगर वो किसी भी तरह से उसके अंदर में कभी अवैध हो गया, कहीं किसी तरह की कोई उलझने आ गई, कुछ एनओसी नहीं ली, या कहीं कॉलोनी में या फिर उस व्यक्ति ने किसी भी तरह के जो प्रमाण पत्र होने वो नहीं लिए, या अपनी फैमिली मेंबर से कंसर्ट नहीं ली, उन्होंने सहमति नहीं ली और आपको प्रॉपर्टी बेच दी, तो आने वाले समय में आपको इसका भुगतान करना पड़ेगा। तो इसलिए अभी से सतर्क हो जाइए, जागरूक हो जाइए। मैं आपका अवेयरनेस
स्पीकर राजेश राज ने इसी तरह की जागरूकता के साथ, इसी तरह जानना ज़रूरी है आपके लिए, ऐसे नए नए टॉपिक को आपके सामने लेकर आऊँगा। बस मेरे हौसले को बढ़ाने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। अभी तक अगर आपने नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करिए, इस चैनल को शेयर करिए, लाइक करिए और ये ज़्यादातर लोगों तक पहुँचाइए, ताकि और किसी का पैसा, गाड़ी कमाई वो कहीं गलत प्रॉपर्टी या संपत्ति लेने में ना गवाए। इसलिए यही मेरा उद्देश्य है, आपको आपकी मेहनत की पूंजी को बचाने के लिए मैंने ये चैनल शुरू किया है। धन्यवाद, थैंक यू।